सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ऑल क्लियर। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है नेटो सीरीज़ का। शाम को होना था लेक्चर, लेकिन सुबह ही शेड्यूल कर दिया बिकॉज सुबह नहीं हो पाया आज रेलवे वाला क्लास, तो इसी वजह से फिर मॉर्निंग में ही शेड्यूल कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 से। एंड आई होप कि जो पिछले सारे लेक्चर्स रहे हैं वो आप रिवाइज भी कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है। सर आज फास्ट है। अच्छा, सर वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग। कौन सी वही वेबसाइट, अपनी वाली या फिर पब्लिशर्स वाली? वो पब्लिशर्स वाली भी वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेंशन दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें किसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं और उस रिवॉल्व करते समय वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं? ऐसा किसने बोला था? तो देखिए, सबसे पहले तो डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसको कि हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, यानी कि परमाणु सिद्धांत दिया था। लेकिन इनके कुछ कौन सी ये थे इनके एटॉमिक थ्योरी के, कि इन्होंने बोला था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। ऐसा ही हमारे इंडियन फिलोसोफर, जैसे कि जो कन्नड़ महर्षि थी, जिनको कि हम वैशेषिका फिलोसफी का प्रपाउंडर मानते हैं, कि इन्होंने वैशेषिका फिलोसफी दी, तो इन्होंने भी वही चीज़ बोली कि जो परमाणु है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डाल्टन ने भी वही बात बोली थी। लेकिन ये बात बाद में गलत प्रूव हुई, जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसने करी जरा आप बताएंगे कमेंट में जल्दी से। तो जब डिस्कवरी हुई तो ये चीज़ गलत प्रूव हुई। अर्नस्ट रदरफोर्ड का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। किस चीज़ का रोल है? एक्चुअल में ये बात पहले डाल्टन जी ने रखी थी कि जो एटम का मास होता है वो पूरे एटम में बिखरा हुआ होता है हर जगह। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया एंड 1911 में एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉयल ली थी। कितने एटम्स थिक थी ये? कितने एटम्स थिक थी इनकी गोल्ड फॉयल? और गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड किस तरह का मेटल होता है, ये सारी चीज़ें बताइए आप। ठीक है, कि क्यों गोल्ड को ही लिया, क्यों बाकी नहीं लिया? तो मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड होता है, इट इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर काफ़ी मैलिएबल होते हैं, गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को पीट के उनको थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि खींच के लंबे लंबे तारों में उसको तब्दील किया जा सकता है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में तब्दील कर सकते हैं। तो ये इट वॉज 1000 एटम्स थिक। अब लगेगा 1000 एटम्स, 1000 एटम आप समझ लो कि जो पेपर होता है हमारा, उससे भी पतला आप ऐसे समझ लो, पेपर से भी पतला इन्होंने पतली फॉइल बनाई। और इन्होंने अल्फा पार्टिकल, जो कि होते हैं क्या, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, तो इनको बम्बार्ड करवाया किसमें? डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स को बम्बार्ड करवाया इसमें पतली सी गोल्ड फॉइल में। तब इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और अपने पॉस्टुलेट दिए, एंड दैट वाज कि जो भी पूरा मास है किसी एटम का, जो द्रव्यमान है, वो उसके सेंटर पे रिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है,
तो वो ये इसका सेंटर है जो बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है एकदम बीच में, और ये जो मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसको मास देते हैं जो सेंटर पे बैठे हुए होते हैं, और इन्हीं को एक कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट इन्होंने दिए थे 1911 में, 1911 में। लेकिन सारी चीज़ें तो ठीक थी। इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी करी। प्रोटॉन के बारे में वैसे पहले गोल्डस्टीन बता चुके थे कि एक इस तरह से गोल्डस्टीन ने अपनी कैनाल रेस, पॉजिटिव कैनाल रेस की डिस्कवरी करी थी, जो कि प्रोटॉन्स ही थे, लेकिन उसको कायदे से ये उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो जो कि रदरफोर्ड ने किया। तो मेन तो हम जानते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड को, और प्रोटॉन को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। एक कमी ये थी कि जब इनसे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, वो बात सही थी इनकी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो क्यों 6, 7, 8 के नोट नहीं मिल रहे हैं? विवेक पाल जी जो नोट्स बनाते हैं उनसे मुझे बात करना पड़ेगा, तो मैं बात करके फिर बताता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी, ठीक है, अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जब बात ये आई कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनर्जी इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होगी। एनर्जी जब रेडिएट कर दी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि इनके पास एनर्जी नहीं बचेगी, तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, और जब कोलैप्स कर जाएंगे तो एटम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ऐसे तो, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो फिर कारण क्या है? कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये इनका एक ड्रॉबैक था। कारण एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने। नील्स बोर ने बताया था, अपनी पॉस्टुलेट दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जरा बताइए मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस in certain orbits, ठीक है, in certain हम बोल सकते हैं in certain state called stationary orbits, ठीक है, in certain orbits, ये orbits में इनको हम stationary, in certain orbits जिनको हम stationary orbits बोलते हैं। ये जो orbits होती हैं, एक सेकेंड, राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी बन रही है, ठीक है, तो सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी, यानी इनमें क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, उन ऑर्बिट के पास एनर्जी होती है। और इनको इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी शेल्स। क्या बोलते हैं इनको? जो ऑर्बिट्स होती हैं एनर्जी शेल्स बोल देते हैं, या फिर एनर्जी लेवल बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना लिया हमने। अब इसके अराउंड क्या होंगी? ऑर्बिट होंगी। ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट होती हैं। ऐसा नहीं कि इतनी फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे हीलियम में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगी और उसको हम शेल बोलते हैं। तो हम 1, 2, 3 नामकरण ना करके हमने इनका नामकरण कैसे कर दिया? के शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से KL M, ठीक है, KL M N, इस तरह से इनका हमने नेमिंग कर दी शेल्स की। पहले शेल को K, देन L, देन M, देन N। और इन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हो सकते हैं, वो 2n² फॉर्मूला से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। किसने? नील्स बोर ने। ये जो इन्होंने रखा अपना मॉडल ऑफ एटम, वो 1913 में रखा। और इन्होंने ये बोला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक अपनी शेल से दूसरी शेल में जा सकता है, या फिर ये देखो ये जो शेल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं, इनकी ऑर्बिट की खुद की एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, ये क्या है, लोअर लेवल का एनर्जी ऑर्बिट है, ये हायर लेवल का, ये और हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, और हाई एनर्जी होती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज़ या गेन कर सकता है जब वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। जैसे कि उसको हायर लेवल के एनर्जी वाले में जंप करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा। नीचे वाले में मान लो इससे में आना है तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। और जो न्यूक्लियस होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे, किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कमेंट में बताइए, ये न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो टॉप से बॉटम जाने में एक पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बढ़ता है या घटता है, ये आपको बताना है। ईंट पर नाच ऐसे याद करते हैं। ईंट J.J. थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी।
प्रोटॉन की रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने करी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस लिए जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ठीक है। मेनली तो इनको हम जानते हो E इक्वल्स टू mc², ठीक है। थ्योरी ऑफ, हाँ जी, तो कुछ लोग लिख रहे हैं इंक्रीज करता है, कुछ लोग लिख रहे हैं डिक्रीज करता है। इंक्रीज डिक्रीज सब लिख दो, है ना, सब लिख दो। कुछ दो ही ऑप्शन दिए थे और उन्हीं दोनों ऑप्शन में तुम सारा वो दोनों ही ऑप्शन दिए दे रहे हो आंसर, है ना। चलो, तो पहले मैं बताता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1921, 1921। लेकिन वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्कवरी नहीं करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो करी थी हेनरिक हर्ट्ज ने, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है आवृत्ति की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था नोबेल। साथ ही साथ इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस जी के साथ मिलके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम बोसॉन बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँगा पक्का इसके बारे में आपको पहले ही, कि 1924 में इन्होंने बोसॉन का कॉन्सेप्ट रखा था ऑन द बेसिस ऑफ अ पेपर पब्लिश्ड बाय सत्येंद्र नाथ बोस जी। तो बोस और आइंस्टाइन से मिलके बना 1924 में। ये क्या होता है? देखो, हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में और कम, और गैस में बिल्कुल कम होता है। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अब अगर गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो गैस आयोनाइज हो जाएगी और प्लाज्मा बन जाएगी, जिसमें वो रेडिएशंस छोड़ने लगेगी, कलरेशन देखने को मिलेगा। अगर इसको हम गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी, बहुत ही कम घनत्व का, उसको अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विच मीन्स 0 केल्विन अगर हम कूल डाउन कर देंगे तो बोसॉन्स बन जाएंगे। 1924 में कॉन्सेप्ट रखा था, बोसॉन बनाए नहीं थे। वो बनाने का काम किसने किया था? इन द ईयर 1995 किया था। किसने? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने किए थे। किसमें? रुबिडियम के एटम्स। और बाद में जो केटल थे, वॉल्फ गैंग कैटर्ल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सोडियम एटम्स के बोसॉन्स बना डाले थे। इसी को लेकिन तीनों लोगों को 2001 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और अगर बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा जैसे जैसे, क्योंकि भाई अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अगर खींचेगा तो साइज घटना चाहिए। ऊपर से नीचे जाने में हमें पता है साइज बढ़ता है एटम का, और तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, तो ऑब्वियस से बात है साइज घटेगा उस केस में तो। लेकिन हमें पता है बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया चार्ज घटता है। इज दैट क्लियर? डज दैट मेक सेंस? आगे बढ़ें। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ। जो बैच लिए हैं उनको बुक लेना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट कर दो सर। राहुल, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। बार बार मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ थोड़ी ना बोल दूंगा। या फिर हो सकता है कि आपको कोई एक आंसर सुनना है और वो आप सुनना चाहते हो, वो आंसर आप कल जो मैंने दिया था वो नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। कल मैंने बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो बैच लिए उनको लेना है नहीं लेना है, सारी चीज़ें। हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ यूजुअली मेड ऑफ। तो किसका बना होता है? कॉन्स्टेंटिन, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर कॉपर। तो ये बना होता है नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम हमारा एक एलॉय होता है। एलॉय यानी कि मिश्र धातु। और मिश्र धातु क्या होता है? ठीक है, मिश्र धातु होता है हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है, देखो ये क्या होता है हमारा, निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है। एलॉय हमारा होमोजेनस यानी सजातीय मिश्रण होता है। सजातीय यानी होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और उसमें ये होता है कि उसमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, जो कि हम हीट्रोजेनस मिक्सचर में कर सकते हैं। ठीक है, एलॉय सॉलिड सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन होता है, जी हाँ। जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा आपका। कॉन्स्टेंटिन भी एक एलॉय ही है, ये कॉपर और निकल का एलॉय है, तांबे और निकल का। टंगस्टन कोई एलॉय नहीं है, इसका सिंबल W होता है। कॉपर का तो आपको पता ही है, C होता है। कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है इफ़ एक्सपोज टू दी सनलाइट एंड एयर, जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। दिस यू शुड नो। क्लियर?
अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रास किसका एलॉय होता है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है, सोल्डर किसका एलॉय होता है, ये आपको बताना है। और अगर हम किसी एलॉय में मिक्स कर दें या फिर एक उसमें मेटल है मरकरी, ठीक है, तो उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। अभी तक मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे तो नहीं है कि कितना परसेंट, लेकिन अगर कभी परसेंट पूछ ले तो 66% होता है, और ये लगभग होगा 34% जब हम बात करेंगे किसकी, ब्रास की। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम आई थिंक क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण, ताम्र, ठीक है, बोलते हैं तांबा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ताम्र पाषाण युग, क्या सर सही, कांसा बोलते हैं इसको, ठीक है, कांसा। तो ये हो जाएगा कॉपर और ये कॉपर और जिंक का है, और ये कॉपर और टिन का हो जाएगा। कॉपर और टिन कितने परसेंट में है, तो ये 88% और रिमेनिंग 12%। सोल्डर किसका होता है, ये लेड और टिन का होता है। स्टेनलेस स्टील किसका होता है, ये आयरन होता है, इसमें क्रोमियम होता है, निकल होता है, और थोड़ा बहुत कार्बन भी ऐड कर देते हैं टफनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ें, और कुछ यहाँ पे तो मैंने पूछा नहीं था, जैसे कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है, आयरन में किस कलर की कोटिंग चढ़ती है, ज़रा कमेंट में आप बताएंगे। अच्छा, ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई लिंकेज तो नहीं है, लेकिन अब आ रहा है तो पूछेंगे तो है ही है। तो क्वेश्चन आप मतलब आंसर ये बताइए कि कुछ हमारे जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो एक इन्हीं के नाम पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसको बोलते हैं रदरफोर्डियम। इसका ज़रा एटॉमिक नंबर बताना कितना होता है। कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं ना, जैसे कि रदरफोर्डियम मैंने आपको बताया होगा, मेंडेलिवियम, तो इन लोगों के क्या है ना कि श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ एलिमेंट इनके नाम पे रखे गए हैं। रदरफोर्डियम हो गया, मेंडेलिवियम हो गया, सीबॉजियम हो गया। तो इनके ज़रा बताइए कि एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर कितने हैं। तो अगर हम बात करेंगे रदरफोर्डियम की तो 104 है, मेंडेलिवियम की 101 है, और ये एफ ब्लॉक में पड़ा हुआ है। एफ ब्लॉक में किस सीरीज़ में है, मतलब ये आपका लैंथेनाइट सीरीज़ में है, फिर एक्टिनाइट सीरीज़ में। सीबॉजियम की अगर बात करेंगे तो 106 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबका सही है, अर्नब जी, उत्कल, बुलबुल, निमिषा, अमित, सबका सही है। चलो, मैच द लिस्ट 1। अब आपको साइंस ही साइंस के दिख रहे होंगे, अभी तो तीसरे क्वेश्चन में है, तो साइंस भी है, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ है, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो यहाँ लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, और उस जो यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ पे मिक्सचर है, और वहाँ पे हम किस मेथड का यूज़ करेंगे उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजेनस, हिट्रोजेनस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उनमें क्या डिफरेंस होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक देखते हैं, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब ये जो दो लिक्विड हैं, वाटर और केरोसिन ऑयल, ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं तो इनको अलग करना सबसे आसान होता है। जैसे कि पानी और तेल, वही तो है। अब पानी और तेल क्योंकि मिक्स नहीं होते हैं तो इनका डेंसिटी का कुछ डिफरेंस होगा। जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा सेटल डाउन, जो हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा। जैसे कि पानी और उसको तेल को मिलाएंगे तो तेल ऊपर फ्लोट करने लगेगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। इस तरह से पूरा अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल लगा दो, या फिर लगा होगा पहले से, जैसे नहीं वो हमारा थर्मस होता है तो उसमें टोंटी लगी होती है, टोंटी खोल दो तो ये पानी निकलने लगेगा। जैसे ही आए पानी यहाँ पे, जैसे तेल आ जाए यहाँ पे, बंद कर दो, तेल अलग पानी अलग। इसी को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ना कि टोंटी वाला मेथड, ठीक है। तो ये फोर्थ ये हो जाएगा। अब अगर मान लो ये मिक्स हो जाए आपस में, दो लिक्विड मिक्स हो जाए आपस में, तो हम क्या करेंगे, उनको हीट दे देते हैं, गरमा देते हैं। गरमाने से क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो जल्दी से बॉयल करके वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। उसको हम एक अलग से ट्यूब में उसके वेपर्स के थ्रू उसको निकाल लेंगे। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, और वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जरा बताइए। और वो कब होता है, तो देखिए इवेपोरेशन बोलते हैं जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। कब होता है, जब हम हीट बढ़ा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। जैसे कि मतलब ये लिक्विड है, ठीक है, इसको हमने हीट किया, यहाँ से क्या दिया, इसको आग सप्लाई करी, तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा,
ठीक है, इट विल बिकम वेपर, उसके खुद के वेपर्स बन जाएंगे। अब जैसे मैंने लिक्विड से वेपर बनाया हीट दे के, अगर मुझे वेपर से लिक्विड में बैक करना है तो मुझे क्या करना होगा, इससे हीट को खींच लेना है मुझे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जहाँ वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही करते हैं, अगर दो मिक्स हो गए, एक को बॉयल करेंगे तो एक वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, वेपर से फिर लिक्विड बना लेंगे, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन, जो कि यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लिक्विड या फिर दो भी जो चीज़ें मिक्स हैं आपस में, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है कि जैसे हम हीट करते हैं तो दोनों ही वेपर में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे केस में यही सही है कि कदम पीछे हटाए जाएं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि आणविक आसवन इसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्टिलेशन आसवन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को आणविक आसवन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं जैसे एयर हो गया, तो एयर के कंपोनेंट्स को अगर हमें अलग करना है तो वहाँ पे, यानी कि घुमा फिरा के बात यह है कि जहाँ पे भी 25 केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ता है। क्रीम को मिल्क से अलग करना ये सबको पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे। पिगमेंट को अलग करना है, पिगमेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कलर्स मतलब क्रोमाटोग्राफी, या फिर जैसे कि अगर इंक वाला एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि अगर हमें डाई को इंक से अलग करना है, डाई को इंक से अलग करना है, इंक से सेपरेट करना है, तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, करना है तो हम यूज़ करेंगे इस केस में इवेपोरेशन, सिंपल इवेपोरेशन करवाएंगे। इंक क्या होता है, इंक होता है डाई इन पानी, डाई इन वाटर, तो वाटर वेपोरेट हो जाएगा, डाई बच जाएगी। लेकिन डाई इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो अगर डाई को उसके डिफरेंट कलर्स में अलग करना है तो इन दैट केस वी यूज द क्रोमैटोग्राफी। इज दैट क्लियर? सीता जो 1.5 मीटर की हैं, स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन वॉल टू व्यू हर फुल इमेज, व्हाट शुड बी, ठीक है, व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर इमेज फुली। प्लेन मिरर की बात हो रही है, प्लेन मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है जरा बताना। तो जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इमेज फॉर्मेशन ऐसा होता है कि कोई भी जो बंदा या फिर बंदी जो भी है, तो जो जितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम दैट प्लेन मिरर वो उतना ही पीछे उसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, उतना ही पीछे बनेगी, यानी सेम डिस्टेंस पे एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है ये इमेज। तो ऐसी इमेज को आभासी यानी वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज हमेशा सीधी होती है। आज तक कोई ऐसी वर्चुअल इमेज बनी ही नहीं जो इन्वर्टेड हो, उल्टी हो, और या फिर आज तक कोई ऐसी रियल यानी कि वास्तविक इमेज बनी ही नहीं जो सीधी हो। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। तो यहाँ वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो सेम साइज़ का हर कुछ दिखता है, आपका मुंह, ठीक है, आपके हाथ पैर सब कुछ, तो सेम साइज़, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट तो होती, सीधी तो होती है, लेकिन लेटरली। अब सेम साइज़ क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी होती है, यानी कि इसमें आपको पावर 0 होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, यानी कि इसमें कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। बट हाँ, लेटरल इन्वर्जन होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बायां दायां हो जाएगा, यानी लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड राइट वहाँ पे हो जाता है मिरर में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और ये रूल है कि अगर आपको फुल इमेज अपनी देखनी है तो एटलीस्ट आप जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसका आधे साइज़ का तो मिरर आपको लेना ही होगा एटलीस्ट, यानी कि 0.75 मीटर हमें चाहिए ही अगर पूरी इमेज हमें देखनी है तो, ठीक है। हमारे ये तो हो गया प्लेन मिरर। हमारे होते हैं स्फेरिकल मिरर, इसी तरह से स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है? जो एक स्फीयर से बनाए गए हैं। अब स्फीयर से बनाए गए हैं तो एक मान लो ये हमारा मिरर है जिसमें कि ये क्या करी गई है, कोटिंग चढ़ाई गई है किस साइड में, जो कर्व्ड आउटवर्ड साइड है। ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं ऐसे को? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जरा बताना?
और ये जहाँ पे कर्व्ड इनवर्ड वाली साइड है, अगर वहाँ कोटिंग चढ़ा देते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। इसका इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू, पीछे देखने के लिए इन व्हीकल्स। इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ बहुत ही शार्प टर्न्स होते हैं, कहीं पे मॉल्स में, फिर कहीं पे भी बड़ी जगहों में, तो वहाँ पे लगे होते हैं। ये एटीएम में लगे होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। रेलवेज़ में, मेट्रो में अगर आपने देखा हो तो जो टर्न्स वगैरह होते हैं तो वहाँ कॉन्वेक्स लगे होते हैं। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो हम इसको एज अ शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं सोलर ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। तो इन जगहों में इसका यूज़ होता है जहाँ पे हमें चीज़ें मैग्नीफाई करके देखनी होती है, बड़ी करके देखनी होती है वहाँ पे। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव होता है हमेशा। चाहे कॉनकेव लेंस ले लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस ले लो, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ बदलती नहीं है। इज़ दैट क्लियर? जो कॉनकेव मिरर होता, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा ऑलवेज ये बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, कभी रियल और इन्वर्टेड बना ही नहीं सकता है। ये जो होता है ये रियल और इन्वर्टेड बनाता है हमेशा, एक्सेप्ट वन केस। वो वन केस क्या है जरा कोई बताएगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो ये अपनी इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड ना बना के वर्चुअल इरेक्ट कर देता है। सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड बनाता है एक्सेप्ट वन, और कॉन्वेक्स तो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। और ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस, ठीक। और ये बता दो कि कब ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज़ है वो सेम बनेगा। तो इस केस में तो भैया ये बनेगा जब ये पोल और फोकस के बीच में, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल का मतलब है वो मिरर के पीछे दे देगा। और अगर आपको सेम साइज़ का चाहिए तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? डबल दी फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ रखोगे अगर तुम ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी यहीं पे बनेगी और सेम साइज़ की भी बनेगी वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विद अ थिन लेयर। तो अभी साइंस के ही क्वेश्चन हैं लगातार आपके, ठीक है। विद अ थिन लेयर ऑफ, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो जब कोरोजन हो जाता है मेटल्स में, कोरोजन का मतलब है कि उसको अगर हम सनलाइट और एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो उसको उसमें कोरोजन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, रस्टिंग बोलते हैं अगर आयरन में हो जाता है। तो आयरन में वो रेडिश ब्राउन कलर की वो कोटिंग चढ़ जाती है, कॉपर में वो कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की चढ़ जाती है, सिल्वर में ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे एलॉइंग का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एलॉइंग का मतलब होता है हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि उतनी जल्दी जंग वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। अब आयरन की अगर बात करें तो इसमें हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है। एल्यूमिनियम की जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाते हैं उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है यहाँ पे आप एनोड, कैथोड और ये सब बना के ये सारा काम करते हैं। ये बड़ा ही मैनुअल टाइप का प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The green plants in a terrestrial ecosystem absorb sunlight that fall on their leaves and convert it into food energy. The percentage of solar radiation absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about. तो जो स्थलीय आप हिंदी में पढ़ सकते हो। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है ज़मीन वाला, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है पानी वाला, ठीक है। तो आंसर होगा ये, आई थिंक सबको पता होगा। अगर आप FRB में PYQ सीरीज़ में कहीं भी पढ़े होंगे तो मैंने बार बार ये रिपीटेडली बताया है कि मतलब ये 1% जो होती है सोलर एनर्जी उसको ये लोग कैप्चर करते हैं जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। पहली बात तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो जो ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन्होंने रिसीव किया 100%। आगे जो स्टेजेस हैं, अपर जो हमारे
ट्रोफिक लेवल्स, इनको हम ट्रोफिक लेवल बोलते हैं, ये फर्स्ट ट्रोफिक, सेकंड ट्रोफिक, थर्ड ट्रोफिक, इस तरह से। तो मैक्सिमम 10% एनर्जी का, मैक्सिमम यानी कि 90% या उससे ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो 100 से ये 10%, देन 1, देन 0.1, देन 0.01। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे इसमें, जैसे हम ह्यूमंस भी आ जाएंगे, गाय भैंस ये आ जाएंगे, हिरन आ जाएगा, जो इन पे डिपेंडेंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि एक तरह से हर्बीवोर्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि घास है, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। उस ग्रास हॉपर को मान लेते हैं कि मेंढक ने खा लिया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। उस मेंढक को स्नेक ने खा लिया, तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो इस तरह से वो चलता रहेगा पूरा, ठीक है। उसको खा लेगा जो चील है, जो ठीक है, जो आपका ईगल है, तो वो एपेक्स प्रीडेटर में आ जाएगा। तो ये क्या है, इस तरह से चलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। ये क्या है, ये एनर्जी का पिरामिड है। पिरामिड इस तरह का ही क्यों बना है, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है ऊपर जाते जाते। एनर्जी पिरामिड किसने दिया था, ये कोई बताना चाहेगा? एनर्जी पिरामिड दिया था रेमैन लिंडेमैन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये तो एनर्जी पिरामिड हो गया। हमारे और भी पिरामिड्स होते हैं जिनको कि हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, जैसे कि हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। इनको अब जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड हैं, ये दिए थे चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी का पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, उल्टा नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। लेकिन जो ये हैं, ये वाले बायोमास और नंबर, ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वो PY की सीरीज़ वगैरह में सब कर रखे हैं, कायदे से समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें 1% आंसर हो जाएगा। बाकी एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरह से फूड चेन चलती है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, यूकोलॉजी करके ये टर्म दिया था, यूकोलॉजी, इकोलॉजी तो अभी हम बोलते हैं, ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने इन द ईयर 1866, 1866 में। और इकोसिस्टम वर्ड दिया था तांसले ने, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सर बुक पेमेंट में, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया पर साइट कट गया सर, रिप्लाई एस्पिरेंट पीयूष। अभी एक मैं नंबर आपको दे दूंगा, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, जो बुक वालों का नंबर है, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं नंबर दे देता हूँ, अगर अभी आपने मैसेज किया तो एक सेकंड रुको। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लो और इस पर मैसेज कर देना, एक बार पूछ लेना। बाकी तो आप इस बात से एकदम पूरी तरह निश्चिंत रहो, पैसा कट गया है तो या तो बुक आएगी या रिफ़ंड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका पैसा कट जाए और आपका बुक नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चिंता मत करना। तो ये है नंबर, इस पर एक बार मैसेज कर लेना, ये बुक वालों का नंबर है, ठीक है, जहाँ से आपने बुक, वो ज्ञान वर्ल्ड वालों का 8448, एक सेकंड रुकना, मैं मैसेज कर लूँ, 8888, ठीक है हाँ। तो यही नंबर पे आप एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यूकोलॉजी टर्म है, ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अब यहाँ पे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। उसको कौन खाता है? उसको जू प्लैंक्टन, जो हमारे क्या है, फ्रीली स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, ध्यान रखना, जू प्लैंक्टन्स को यही बोलते हैं, फ्रीली स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, इनको हम एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे प्लांट हो जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ है यहाँ पे, एंड दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए जू प्लैंक्टन। इनको कंज्यूम करेंगे स्मॉल फिशेस, इनको कंज्यूम करेंगे बिग फिशेस, एंड दिस विल मतलब इस तरह से प्रोसीड करेगा आगे। एंड देन एक होता है हमारा DFC, विच स्टैंड्स फॉर वॉट, कॉमेंट बताइए, DFC स्टैंड्स फॉर वॉट। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, आखिरी क्वेश्चन हमारा साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायरेक्शन इज नॉट करेक्ट, दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहले बताता हूँ DFC क्या है। DFC है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। डेट्रिटस का मतलब होता है जो चीज़ें सड़ रही हैं उसकी जो फूड चेन होती है, इसको डेट्रिटस फूड चेन बोलती हैं, जो कि डेट्रीवोरस से स्टार्ट होती है, ठीक है, जो उसको डिके करना स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इज नॉट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये क्या एक डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल है। क्यों? साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि Fe ने यानी आयरन या सॉरी एल्यूमिनियम ने यहाँ पे आयरन का विस्थापन कर दिया है यहाँ पे।
पहले ये बेचारा सिंगल था, अभी ये सिंगल हो चुका है। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ क्योंकि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, और फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। सबको याद है ना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। तो ये सबको याद होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है और रिएक्टिविटी मेटल्स की ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज़ कर रही है। क्या करती है? रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो अब जब डिक्रीज़ करती है तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और आयरन की पोजीशनिंग देखते हैं, एल्यूमिनियम ऊपर है, आयरन नीचे, यानी एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर उसका उल्टा करवाने बैठ जाते, आयरन को रिप्लेस करवाना चाहते, एल्यूमिनियम को हटवाते वहाँ से, तो वो कभी रिएक्शन होती ही नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि आयरन इज़ लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, हैंस आयरन कैन नेवर रिप्लेस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इट इज़ हाईली एंडोथर्मिक। Fe2O3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली बात तो ये एक रिएक्शन आपकी रेडॉक्स भी है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ हो रहा होता है, एक ही रिएक्शन में, एक ही अभिक्रिया में, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, क्योंकि हट रहा है तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, क्योंकि जुड़ रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर? लेकिन Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, बट Fe2O3 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एल्यूमिनियम विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो Fe2O3 acts as oxidizing agent. Yes, it is true. This reaction is applicable to joining of railway tracks. Yes, इसी को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होती है। हीट निकलती है इससे, ना कि हीट लगती है इसमें। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एक्सो एंडो। ठीक है, फोटो के अलावा रेस्पिरेशन कैसा है? एक्सो या फिर एंडो। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? एक्सो या एंडो। कॉम्बिनेशन के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे ये क्विक लाइम है CaO, इसमें अगर हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा CH का होल ट्वाइस। इसी में अगर हम फिर CO2 ऐड करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? CaCO3, जिसको लाइम स्टोन मार्बल या फिर चौक के नाम से जानते हैं। तो ये यूजुअली एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। रेस्पिरेशन आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। फोटोसिंथेसिस एंडो, क्योंकि सनलाइट की नीड होती है इसमें। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, इनको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो आपका कोल्ड वाटर होता है उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं। ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। गोल्ड डिजॉल्व होता है एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया की बात करें तो ये मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का। HCl 3 पार्ट, HNO3 1 पार्ट। और सिल्वर तो बता दिया, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग इसमें चढ़ जाती है। ठीक है, और मरकरी से बनाया गया एलॉय, उसको अमलगम बोलते हैं। ये मैंने पीछे पूछा था, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे पूछा भी था ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैलियम शब्द से आया है पोटेशियम का सिंबल, और नाट्रियम से आया है सोडियम का सिंबल। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इज, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यानी कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, और वीक बेस यानी कि वीक क्षार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, सही है। दृष्टि, निमिषा, विवेक, निंजा, भूमिका, जोया, राहुल, पीका, निखिल। चलो, तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कोई भी सॉल्ट, जब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, जब एसिड बेस से मिलता है तो उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब होता यह है कि जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो किस बेसिस पे डिपेंड करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर वीक बेस है तो बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट और वाटर ही प्रोडक्ट वही बनेंगे, लेकिन ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर हम लेंगे वीक एसिड और लेंगे अगर स्ट्रॉन्ग बेस तो बनेगा जो सॉल्ट वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग था ना, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट आएगा सॉल्ट पे।
और अगर हम ले ले मान लो कि वीक एसिड वीक बेस तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा, इन दोनों केस में जो सॉल्ट बनेगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही हमारा जूस कहाँ, ये मतलब ये कहाँ पे देखने को मिलता है एसिड। और वीक बेस में मैं ले लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। चाहता तो मैं यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन लिख सकता था, लेकिन मैं आलसी था मैंने रिएक्शन नहीं लिखे, तो अगर मैं रिएक्शन लिखता तो थोड़ा सा और क्वेश्चन का टफनेस लेवल बढ़ सकता था। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एग्जाम्पल यहाँ पे ले हैं, तो जैसे ये मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस में मैं ले लेता हूँ NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, CH3CaOO। ये कैसा होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड क्या बोलते हैं, तो कार्बोक्सिलिक वाले को बोलते हैं साबुन यानी सोप, और सल्फोनिक वाले को बोलते हैं डिटर्जेंट, याद आया। और यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल HCl लिया मैंने और NaOH ले लिया। NaOH इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, 14 होता है इसका pH, और HCl का तो भी रफली वही 1-2 के करीब होता है, जैसे गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है उसका 1.6 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो NaCl बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ये ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। तो यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे मैं सॉल्ट ले लेता हूँ जिनमें कि होते हैं क्या, जिनमें होते हैं, मैं कैसे लिखूँ, चलो मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, तुम बताना ये कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिनमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलते हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। इनके नाम बताना जल्दी से, इनके नाम बताओगे जिनमें मैंने ये लगा रखे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो भाई नाम बताना इनके आपके, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो एसिडिक नेचर का होगा ये सॉल्ट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, इसको बोलते हैं ठीक है वाइट विट्रियोल हो जाएगा। इसको एक सेकेंड यार, वही तो मैं सोचूं, ग्रीन और ब्लू में पता नहीं क्यों मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है हमेशा। ये होगा आपका ब्लू विट्रियोल, ये होगा आपका ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ये होगा कौनो विट्रियोल नहीं, इसको जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसको अगर इससे मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे या फिर कितने केल्विन पे हीट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट। ऐसे बोरैक्स भी होता है Na2B4O7, ठीक है, सुहागा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और pH स्केल आपको पता होना चाहिए, जो मैं 1 और 14 कर रहा हूँ, कि आपको पता होना चाहिए pH स्केल 0 से लेकर 14 के बीच में चलती है। और pH स्केल जो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें P का मतलब पोटेंस होता है जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। NaOH का 14 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको एंटासिड बोलते हैं, MgOH का होल्ट वाइस उसका 10 होता है, वो पेट में एसिडिटी रिलीव करने के लिए उसको हमें हेल्प करते हैं भाई। 373 केल्विन बिल्कुल सही सभी का। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं ना इसको, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर अगर 273 जोड़ दोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी वही चीज़, तो ये बन जाता है CaSO4.12H2O। किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और जो डिग्री सेल्सियस होती हैं वो सेम वैल्यू शो करती हैं, बताओ। चलो जल्दी से अब आते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The southern point of the peninsular plateau is found by the Nilgiri Hills where the eastern and western Ghats meet. The Cardamom Hills may be regarded as a continuation of the eastern Ghats. What is peninsular plateau? तो ये हमारे भारत का एक
वन ऑफ दी 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में एक है। ध्यान रखना, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में फिजियोग्राफिक डिवीजन से बांटते हैं? 6। और कितने फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? वो भी 6 होते हैं। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया आपका, और लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, और हो गया जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कितना रिसीव हो रहा है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये बताओ जरा कि किसने इन द ईयर 1884 एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो जो एक हमारा ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, कुछ इस तरह के शेप का होता है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटिव, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि ज़्यादातर इंडिया का हिस्सा है, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अब है क्या इसका इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री, इसमें इसका एक पार्ट है डेक्कन प्लेटिव, है क्या जो हमारा फिजियोग्राफिक ये पेनिनसुला प्लेटिव है, ये नर्मदा रिवर है। इसका ऊपर वाला हिस्से को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, कल बताए थे, मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड, कल पूरा बताया था। और इसको इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इसका वेस्टर्न मोस्ट जो वो एक्सटेंशन होता है उसको वेस्टर्न घाट, और इसके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट को ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। तो सदर्न पॉइंट इसका नीलगिरी हिल्स है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी हिल्स में ही होता है। कार्डमम हिल्स में भी रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट, ये गलत है, ये आपका वेस्टर्न घाट का कॉन्टिन्यूएशन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली। तो अब यहाँ पे हम हिल्स के बारे में देखते हैं। देखिए, ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जाते हैं, टोटल 6 राज्यों में फैले हुए हैं ये, ठीक है। जैसे बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज आपको देखने को मिलेगा, अजंता रेंज महाराष्ट्र में। बाबा बुदन हिल्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक में, बाबा बुदन हिल्स। नीलगिरी हिल्स इसी में सिचुएटेड है, एक आपकी पीक जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है दौड़ा बेटा, जो साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ है? ये केरल में आपकी, सॉरी, ये है आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है। और यहीं पे ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, मीट करते हैं। अनामलाई हिल्स पे सिचुएटेड है अनाई मुडी, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक और वेस्टर्न घाट की तो होगी ही होगी। ये केरल में सिचुएटेड है, 2695 इसकी मीटर इसकी हाइट है। वहीं अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा स्टेट में है, 1501 मीटर की इसकी हाइट है। कहीं कहीं पे जिंदागाड़ा लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगस्तमलाई है, देन कार्डमम। तो कार्डमम देखिए तो किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट की सदर्न मोस्ट। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें, कमेंट में ये बताइए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन कॉन्टिन्यूअस है और कौन हायर है, कौन ऊंचा है और कौन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये स्टार्ट होता है, इसको हम इस तरह से याद करते हैं, नल्ला वेनु, ठीक है। तो नल्ला मल्ला हिल्स हो गया, ठीक है। इसके नीचे वेनुकोंडा हिल्स, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। नल्ला वेनु, पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। तो नल्ला मल्ला, पालकोंडा, ना से नागरी हिल्स, जा से जावड़ी हिल्स, शाह से शेवरॉय हिल्स, शका तो 5 से पंचमलाई हिल्स, पाल, ठीक है, 5 सिर से हो जाएगा, सिर से हो जाएगा सिरुमलाई हिल्स। ध्यान रखिएगा इस बात का, पलनी हिल्स और जो वैरुशनाथ हिल्स हैं ये ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। यहाँ लिखे जरूर हुए हैं ईस्टर्न साइड में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरो कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न घाट से उठ के आ रहा है, तो ये दीज आर नॉट पार्ट। इसके बाद एक है सिरुमलाई हिल्स। सिरुमलाई जो हिल्स है वो पहाड़ी ईस्टर्न घाट की सबसे सदर्न मोस्ट हिल है। इसके बाद ईस्टर्न घाट खत्म है, और ये नीलगिरी है जहाँ पे दोनों का मिलन हो जाता है। ये आपका सिचुएटेड है दौड़ा बेटा, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। और ईस्टर्न घाट आपके डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट, ये कॉन्टिन्यूअस हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट में ज़्यादातर हमारी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, क्योंकि डेक्कन प्लेटिव का है, फिर पेनिनसुला प्लेटिव का जो टिल्ट है वो ईस्ट की तरफ है, इसलिए तो ज़्यादातर नदियाँ जो ईस्ट की तरफ आती हैं उसको ब्रेक कर देती हैं। ये कॉन्टिन्यूअस हैं, यानी कि इसमें ब्रेक्स नहीं है। तो इसको अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें पासिस की ज़रूरत पड़ती है, दर्रों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पे 3 पासेस पढ़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट कनेक्ट करता है, जैसे ये मुंबई दोनों है, ठीक है। मुंबई से अगर आपको जाना है कहाँ पे? नासिक में, तो थाल घाट का इस्तेमाल करोगे, और पूना में जाना है, पुणे में, तो भोर घाट का इस्तेमाल करोगे। पाल घाट कनेक्ट करती हैं नीलगिरी हिल्स को, किससे? अनामलाई हिल्स से। नीलगिरी वही है जहाँ सेकंड हाईएस्ट मोस्ट पीक है, और अनामलाई है वहाँ जहाँ पे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? और हायर कौन है? तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं दीज आर हायर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। यहीं पे ही आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, कि आपको कोस्टल प्लेन्स जो तटीय मैदान है उनके बारे में पढ़ना है, जल्दी से पढ़ाई देते हैं तुमको। ये आपका है, आपका कौन सा कोस्ट? ये है आपका काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में। ये है कोंकण कोस्ट, ठीक है।
इसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। ये कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र और गोवा में। ये कन्नड़ कोस्ट है कर्नाटक में। ये मालाबार कोस्ट है केरला में। ये कोरोमंडल है तमिलनाडु में। ये नॉर्दर्न सरकार है आंध्रा में। ये आपका उत्कल कोस्ट है कहाँ पे, उड़ीसा में। ये आपका बैगा कोस्ट है वेस्ट बंगाल में। तो कोस्ट ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो पतला है और ये डंबल शेप का, यानी कि बीच में पतला है, एंड में थोड़ा मोटा है। ईस्टर्न कोस्ट बहुत ही वाइड है। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the narrow belt parallel to the Shivalik foothills where streams and rivers coming from the mountains deposit heavy materials of rock and boulders? तो heavy rock and boulders को deposit करते हैं। तो ये इस बेल्ट को क्या बोलते हैं? और बुक कब आएगी? हमें मिल ही नहीं रही। मिली नहीं आपको, 2 बजे के बाद चेक करिएगा। होता ये है कि मैंने पब्लिशर से पूछा था कि भाई क्या कर, मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब अवेलेबल हो गया, अब आप बोल रहे हो 2 बजे बाद के बजे फिर थोड़ी सी अवेलेबल होंगी। तो कारण उसका ये है कि अमेज़ॉन पे ऐसे लॉट होते हैं। जैसे आप एक लॉट का सेल हो जाता है तब वो अलाउ करते हैं दूसरा लॉट। तो ऐसा करके वो एक और लॉट डलेगा, फाइनल लॉट होगा वो 2 बजे डलेगा आई थिंक। तो वो वहाँ पे आप ले सकते हो आई थिंक। उसके बाद तो फिर सब ख़त्म है वहाँ पे, तो ज्ञान वर्ल्ड में ख़त्म है आई थिंक। और अमेज़ॉन पे एक फ़ाइनल लॉट है जो 2 बजे डलेगा। उसके बाद तो अभी प्रिंटिंग पे मैंने बोल दिया कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मतलब एकदम से वो रश आ जाएगा, तो इसलिए उतनी प्रिंटिंग नहीं करी थी। तो इस बार ज़्यादा प्रिंटिंग पे लगाएंगे सो दैट कि ये फालतू का आउट ऑफ स्टॉक वाला झोला फिर से ना हो। ठीक है। कंप्यूटर के नोट्स हिंदी में उपलब्ध करवाइए यार। हिंदी में कोई अभी बना नहीं रहा, इसलिए इंग्लिश में अवेलेबल है वो। शिव जी, ऑर्डर तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ज्योग्राफी के बाद कोई साइंस का सब्जेक्ट होगा, इधर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कुछ होगा, देन उसके बाद शायद पॉलिटी होगा, इस तरह से। ऑर्डर तो यार मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। फ्लिपकार्ट में बुक कब आएगा? फ्लिपकार्ट में तो टाइम लगेगा बुक आने में। फ्लिपकार्ट में थोड़ा अभी मुश्किल है क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो टीम है वो पता नहीं क्या छुट्टी में है दिवाली वाली में, तो वो अभी लिस्टिंग विस्टिंग कर नहीं रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरो बेल्ट? तो ये नैरो बेल्ट कौन है शिवालिक के पैरेलल में? तो ये चीज़ हमें पता है कि जो हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं उसमें से एक नदर्न प्लेन्स भी है, तो उसी की बात हो रही है क्या? यहाँ पे हमारे हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, जिसमें 3 हमारी माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ऑर्डर में ध्यान रखना पूरा, ऊपर काराकोरम, देन लद्दाख, देन जंस्कार। देन ग्रेट हिमालय जिसको इनर हिमालय हिमाद्री के नाम से जानते हैं। देन लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय हिमाचल के नाम से जानते हैं। देन है आपका आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। आउटर हिमालय के नीचे हमें देखने को मिलता है एक नैरो बेल्ट। कितना नैरो होता है ये? इसकी विड्थ होती है 8 से लेकर 16 किलोमीटर। यहाँ पे समझिए, हिमालय से क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लाती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। इस बेल्ट को भाबर बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं। स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। कहाँ पे गुम हो जाती हैं? तो इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में गुम हो जाती हैं। देन उसके बाद ये फिर से री एमर्ज करती हैं, ये फिर रीअपियर होती हैं। ये कहाँ पे? तराई बेल्ट में, जो कि एक मार्शी यानी कि दलदली या फिर स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, मार्शी या फिर स्वैम्पी है ये तराई रीजन। ये इट इज़ विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल होता है किसमें? तराई में। ये मार्शी और स्वैम्पी होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि कान्हा बोल रहा हूँ, दुधवा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट और राजा जी जो उत्तराखंड में हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे तराई रीजन में। क्लियर? रीअपियर होती हैं और यहाँ पे प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल नहीं होता। मार्शी और स्वैम्पी होता है। लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है, लश ग्रीन वेजिटेशन। ये इट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, जो भाबर वाला बेल्ट होता है। देन आते हैं आपके एलुवियल फ्लड प्लेन, जहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी डिपॉजिट होती है, जिसको हम बवाड़ का क्षेत्र बोलते हैं। तो एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है। एक जो नई होती है न्यू, उसको खादर बोलते हैं। जो पुरानी होती है उसको भांगर बोलते हैं। ये भाबर है, ये भांगर है। तो अंतर ये होता है कि इसमें जो कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन है, यानी कि कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है भांगर में। होते दोनों में ये खादर भांगर, बट कंसेंट्रेशन, कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन यानी कि कंकड़ का, वो भांगर में ज़्यादा होता है वो। ठीक है, सिंपल आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाबर, क्योंकि यहाँ पे पूछा नैरो बेल्ट कौन सा है, तो इट इज़ भाबर। ये थोड़ा सा बड़ा बेल्ट है, 10 से 20 किलोमीटर का ये बेल्ट है ये। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की
सदस्यता के योग्यता का उल्लेख है? 173, 179, 171 या फिर आर्टिकल नंबर 180? तो जल्दी से बताइए। एनटीपीसी का वन शॉट कब होगा? वो कल इवनिंग में होगा, ठीक है। बी आ रहा है आंसर। जोया, निमिषा, केजिया, सताक्षी, अंशुक, रवि 179, ठीक है। तो 179 पहली बात तो आंसर नहीं होगा, 173 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि 170 अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, लेकिन पहले मेंबरशिप देख लेते हैं कि मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो ये नीड होती है कि आप तो पहले भारत के नागरिक हो, ठीक है, यानी कि इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की यानी कि राज्य के विधानमंडल की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद, यही तो होता है। आर्टिकल बताइए जरा लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब है क्या कि जहाँ पे है ये कि सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली। जरा बताइए 2 यूनियन टेरिटरीज़ कौन सी हैं? और सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यूटी में तो कहीं नहीं है, लेकिन स्टेट में भी सब में नहीं है। सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन स्टेट के लेजिस्लेचर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल, और उसको हम याद करते हैं कबूतम से। कबूतम का मतलब क्या होता है? कबूतम में के का मतलब होता है कर्नाटक, ए का मतलब होता है आंध्रा, बी का मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बारे में? यहाँ पे लिखा हुआ है जितने हमारे ये क्या हैं, जितने हमारे सर निट्टो सीरीज़ के नोट्स 5 क्लासेस के नहीं मिल रहे, वो मिल जाएंगे आपके, ठीक है, मैं डलवा दूंगा। तो ये वो स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो मेंबरशिप के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको आपकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल, तो ये भी मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल मैंने पूछे तो 170 और 169 हो जाएंगे, ये चीज़ आर्टिकल ध्यान रखिएगा। एंड एनी अदर क्वालिफिकेशन एज डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट, यानी ये तो ठीक है क्वालिफिकेशन है, भारत के नागरिक हो, 25 साल और 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन डिटरमाइन होती है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट में ये बताओ कि क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप का आर्टिकल कौन सा है? 179 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कहाँ के? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर है उनका वैकेशन और रेजिग्नेशन के बारे में लिखा हुआ है। 171 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा, यानी कि उसमें कितने लोग कहाँ से आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से होता है। तो ध्यान रखिएगा 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 एंड रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 1/6। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होता है, 1/3 लोग चुन के आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भेजते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद में जितने लोग आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव से के थ्रू आते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे मेथड अडॉप्ट किया जाता है। प्लस 1/3 लोग आते हैं जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो होती हैं लोकल बॉडीज़, वहाँ से चुन के आते हैं ये लोग, ठीक है। 1/3 वो लोग चुन के भेजते हैं। 1/12 जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स, 1/12 जो है वो टीचर्स, ठीक है, ये लोग चुन के भेजते हैं। जो बच गए 1/6 उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। गवर्नर क्या करता है? नॉमिनेट यानी नामित करता है। तो यानी कि जितने भी हमारे ऊपर मेंबर थे ये इलेक्ट होके आ रहे थे, यानी कि 5/6 मेंबर्स आर इलेक्टेड, 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन द फील्ड ऑफ लिसास प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अगर वहीं बात करें राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन वो सिर्फ लिसास में करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनते ही कौन सा अमेंडमेंट आपके दिमाग में आता है? 180 में लिखा हुआ है ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं ऑफ
स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर। इन सब आर्टिकल्स को रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। ये हमारे पार्ट 6 के आर्टिकल हैं। हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से डील कर रहे हैं, मतलब पार्ट 6 से डील कर रहे हैं। लेकिन है क्या कि अगर हमें पार्ट 5 के आर्टिकल्स याद हैं तो हम बड़ी आसानी से पार्ट 6 के आर्टिकल बता सकते हैं। पार्ट 5 में क्या है, भाग 5 में है यूनियन के बारे में, संघ के बारे में। अब अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ दी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो उनका लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 84 में, अनुच्छेद नंबर 84 में। तो अगर आपको ये चीज़ पता थी तो सिर्फ आपको 89 ऐड कर देना था। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, 110 से पहले जितने हमारे आर्टिकल है उसमें आपको 89 ऐड कर देना है, और अगर इसके बाद वाले जितने आर्टिकल हैं उसमें 90 ऐड कर देना है, तो आपको सक्सेसिव पार्ट 6 का आर्टिकल मिल जाएगा। तो जब आप 84 में 89 ऐड करेंगे तो 173 आपने मिलना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप लिखी हुई है जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के लिए। वही, एक तो भारत का नागरिक होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल। इन राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट करके लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, काउंसिल ऑफ स्टेट, बिकॉज जो हमारे राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वहाँ से चुन के लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा किस स्टेट के लोग हैं राज्यसभा में, जरा बताइए, क्योंकि हमारे इंडिया में डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है इन दी अपर हाउस, अनलाइक इन यूएसए। यूएसए के अपर हाउस में हर स्टेट से 2-2 सीट निकल के आती हैं, 2-2 लोग जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में अगर हम देखें तो यूपी से 31 लोग हैं, 31। तो वहीं कुछ स्टेट जैसे सिक्किम जैसे राज्यों से मात्र 1 लोग हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, तो उसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे भी वही पार्लियामेंट है और यहाँ पे भी पार्लियामेंट ही है कि पार्लियामेंट कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कर सकता है। अगला सवाल अगेन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से संबंधित है? 85, 89, 90 या फिर 101? हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूपी में, बिल्कुल सही है योगेश सर। आपने CCC हिस्ट्री कंप्लीट पर हिंदी में कुछ नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है सर। रिविजन कैसे करेंगे बच्चे? रेलवे में ध्यान रखना गुरुदेव। बिल्कुल अनिल, हिस्ट्री में तो उतनी चीज़ें होती नहीं है इंग्लिश हिंदी की, बट फिर भी मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का, है ना। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, 85, 89, 90 या फिर 101? तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देखिए, 89 तो यार मैं रिपीट करता रहता हूँ, है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को लेके है। एक्चुअल में ये चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का उसको लेके है, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनको लेके है, क्या है उनका अपॉइंटमेंट वगैरह है। जब मैं आपको ये बोलता रहता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा कहाँ का, राज्यसभा का। तो ये मैं आपको बताता हूँ 2 आर्टिकल, एक तो 89 और दूसरा 64, ठीक है। तो ये तो होने से रहा। 90 भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही डील करता होगा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। तो यस, इनके वैकेशन या रेजिग्नेशन से डील करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, तो वैकेशन एंड रेजिग्नेशन से, तो ये भी होने से रहा। 101 में क्या है, तो 101 में है वैकेशन ऑफ सीट्स, वैकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, कि किस तरह से किसी की सीट वैकेट हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई पार्लियामेंट, कोई लोकसभा का मेंबर है और वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में नहीं बताता है तो उसकी सीट चली जाएगी राज्यसभा वाली। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, और लोकसभा का उसका के लिए हो जाता है तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अगर वो एक हाउस में एक हाउस की 2 सीटों के लिए वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मोदी जी, राहुल गांधी जी, तो ये क्या करते हैं, ये 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा उनको किस सीट से रहना है, किस सीट का नेतृत्व करना है। अगर नहीं बताया स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, दोनों सीटें जाएंगी, तो इसको बोलते हैं वैकेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट। यही सेम केस अगर मुझे स्टेट लेजिस्लेचर में देखना है तो मैं क्या करूंगा, 89 ऐड कर दूंगा, क्या मिलेगा, 190 में वैकेशन ऑफ सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर होगा, बचा क्या, 85, ऑप्शन नंबर 1। अब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, सेशन होता है सत्र, इसको बोलते हैं। तो 3 सत्र होते हैं पार्लियामेंट के, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अभी इसके बाद तो आने वाला विंटर सेशन आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो शुरुआती होता है हमारा बजट सेशन। बजट सेशन से हमारा साल की शुरुआत होती है, बजट सत्र। देन उसके बाद आता है मॉनसून सत्र, और तब आता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन बोलते हैं। मैक्सिमम 3 सेशन हो सकते हैं और मिनिमम 2 सेशन तो बुलाने ही पड़ते हैं पार्लियामेंट को नहीं, प्रेसिडेंट को। तो ध्यान रखना, हु कॉल्स द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सेशन जो है बुलाने का काम करता है कौन, ये करने का काम करता है प्रेसिडेंट। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट समन करता है सेशंस को,
ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि दो सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 2 सेशन बुलाने ही पड़ेंगे आपको। बजट सत्र सबसे लंबा चलता है, यूजुअली स्टार्ट होता है फेब में और जाता है टिल ये आपका अप्रैल लास्ट, और ये यूजुअली फाइनेंशियल ईयर के भी एंड स्टार्ट में होता है। फाइनेंशियल ईयर जरा बताइए वित्त वर्ष कब से शुरू होता है हमारा और कब खत्म होता है। मॉनसून सत्र की बात करें तो ये रफली जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त एंड या फिर सितंबर तक चलता है आपका, यूजुअली अगस्त तक, ठीक है, जुलाई अगस्त। विंटर जो होता है शीतकालीन, ये सबसे छोटा होता है, यूजुअली ये 1 महीने ही चलता है, जैसे दिसंबर के महीने में, ठीक है, 1 महीने से कभी कभी होता है कि ये एक्सटेंड करता है, नहीं तो 1 महीने ही चलता है। सेशन को बुलाने का काम भी यही प्रेसिडेंट करता है, सेशन को प्रोरोग करने का, सेशन समन बुलाना, प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान करना, यानी कि ये बोलना कि तुम निकल लो, सेशन का काम खत्म हो गया, सब लोग घर जाओ अपने, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन हाउस को एडजॉर्न करने का काम कौन करता है, कोई बताएगा? हु एडजॉर्न द हाउस? तो एडजॉर्न करने का, सदन स्थगित करने का काम करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। एडजॉर्न यूजुअली कब किया जाता है? जब कोरम मीट नहीं करता है। कोरम क्या होती है? गढ़पूर्ति। तो ये आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 100 में लिखा हुआ है कि अगर 10% यानी कि 1/10 लोग नहीं आएंगे उस हाउस के, तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया जाएगा, अगर इतने लोग नहीं आते हैं तो, ठीक है। और एक और होता है हाउस को डिसॉल्व करना, तो डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन डिसॉल्व हमारा सिर्फ एक ही हाउस हो सकता है। सेशन प्रोरोग लोकसभा राज्यसभा दोनों हो सकते हैं, सेशन एडजॉर्न लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है, लेकिन सेशन डिसॉल्व ये सिर्फ लोकसभा हो सकता है, और वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करेगा, राष्ट्रपति। फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वित्त वर्ष, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है ये वित्त वर्ष। नॉट हड़प्पन सिटी, इनमें से कौन सी हड़प्पन शहर नहीं था? लोथल बिल्कुल था, ये तो हमारा एक एंशियंट पोर्ट था। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिला, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे शिप्स थे वो हार्बर करते थे, और ये बताएंगे कि किस रिवर के बैंक्स पे था, ये कहाँ पे है प्रेजेंट डे, जो हमारा गुजरात स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें धौलावीरा, तो ये भी है, प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है। अरे तरुण, मतलब क्या हो गया भाई तुमको, हैं? बार 6, 7, 8 के नोट नहीं मिले, ना नोट नहीं मिले, बोल दिए कम से कम 3-4 बार, क्या मतलब बस तुम यही टाइप करने के लिए बैठे हो क्या, कि लेक्चर भी तुम देख रहे हो? कितनी बार मैंने 3-4 बार बोला है कि ये भी जो बनाता है बंदा नोट्स, उससे मुझे बात करनी पड़ेगी, तो वो अगर भेजेगा तो मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो एशियन पोर्ट और डॉकयार्ड। धौलावीरा जो है, ये यहाँ पे हमें एक जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला, ठीक है, एक जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला। प्लस ये जो धौलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। जो हायर साइड था, जो वेस्टर्न साइड में था, जो हायर टाउन था, उसको हमने बोला सीटाडेल या एक्रोपोलिस, और लोअर टाउन एक था, उसको क्या बोला? कुछ नहीं बोला उसको, लोअर टाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम जनता रहती थी, यहाँ पे थोड़ी सी खास जनता रहती थी, किंग या फिर जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे हायर टाउन में रहते थे, तो सीटाडेल और लोअर टाउन। धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था, हायर टाउन, लोअर टाउन और मिडिल टाउन। ये भी गुजरात में है, और कॉमेंट में बताना है सिटी विदाउट सीटाडेल। मेहरगढ़ ये एक नियोलिथिक साइट थी, नवपाषाण युग से संबंधित थी ये। नियोलिथिक टाइम पीरियड जरा बताएंगे, नियोलिथिक टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं? और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान प्रोविंस है ना, वहाँ पड़ता है, बलोचिस्तान प्रोविंस में, पाकिस्तान में। यहाँ पे अर्ली एविडेंस मिले थे राइस वगैरह के, ठीक है, खासकर जो एग्रीकल्चरल हमारी कमोडिटीज़ होती हैं उनके। कोट दीजी ये आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदारो के पास में, यानी कि एक हड़प्पन साइट ही है, ठीक है, मोहनजोदारो के पास में। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। 2500 से लेकर 1750 BC का जो टाइम पीरियड है वो हड़प्पन एज में आता है। ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे, आयरन इनको नहीं पता था। क्या घोड़ों के बारे में पता था, हॉर्सेस के बारे में? तो घोड़े की हमें एक सिर्फ बोन मिलती है, सुरकोतड़ा और घोड़ा, ऐसे करके याद रखना है। कब हड़प्पन सिविलाइजेशन की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी? 1921 में। हड़प्पा पहला साइट बना था, इसलिए हड़प्पन साइट पे उसका नाम पड़ गया, बिल्कुल ठीक है, हड़प्पन साइट पे ही उसका नाम पड़ गया क्या?
उसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसको किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो जो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, आर.डी. रानी राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है और मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे सिचुएटेड है। लोथल आपका भोगावा नदी के किनारे सिचुएटेड है। और हमें यहाँ पे मोहनजोदारो में सबसे बड़ी ग्रेट ग्रैनरी मिलती है, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग था वहाँ पे। ग्रेट बाथ मिलता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है वो। और यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी ग्रैनरी है हड़प्पा में, वो 6 रोज़ इन ईच साइड, यानी 12 रोज़ मिली थी, 12 ग्रैनरीज, 6 रोज़ इन ईच साइड। और उसमें जो ईंटें यूज़ हुई थी, जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म का बना हुआ था, हड़प्पा का जो ग्रैनरी था वो। सिटी विदाउट सीटाडेल इज चनहुदड़ो इन पाकिस्तान। इस समय एएसआई का सर्वेयर जनरल कौन था, चेयरमैन, जब ये हड़प्पन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई? ही वॉज जॉन मार्शल। ये सब पढ़ चुके हैं। एएसआई का फादर किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, पहले चेयरमैन थे उसके वो। कमेंट में ये बताइए, भीमबेटका जो कि एक हमारी पीलियोलिथिक साइट है, ठीक है, भीमबेटका पीलियोलिथिक साइट है, ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी? With reference to the administration of Delhi Sultanate, which of the following was the Department of State Correspondence? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? पत्राचार मतलब पत्र को जो रिसीव करते थे। दीवाने अर्ज तो ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट, किसने एस्टैब्लिश किया था इसको? दीवाने खैरात ये तो डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन था, किसने एस्टैब्लिश किया था इसको? ठीक है, दीवाने रिसालत और दीवाने इंशा, तो यहाँ सही आंसर होगा दीवाने इंशा। स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही है यहाँ पर। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दीवाने अर्ज को किसने? बलबन ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। और अगर बात करेंगे दीवाने खैरात, तो इसको फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तो इसको बलबन ने डेवलप किया था। और इसको डेवलप किया था एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। दीवाने कोही क्या था, किसने इस्टेब्लिश किया था? दीवाने बंदगान तो यार इसी ने किया था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बोलते हैं। दीवाने बंदगान जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बोलते हैं। कोही हो गया। दीवाने मुस्तखराज बताना, मुस्तखराज। दीवाने वजारत, ये आपको बताना है। वजारत काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था। दीवाने रिसालत की अगर बात करेंगे तो इट वाज काइंड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट था ये, ठीक है। कोही की बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। मुस्तखराज ये आपका एरियर का डिपार्टमेंट था, ठीक है। एरियर का मतलब ये होता है जिसका पैसा वैसा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको इस्टेब्लिश किया था खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वजारत ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर था ये। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, रेवेन्यू एंड फाइनेंस देखने का काम इसके पास था, ठीक है। खिलजी के बारे में याद करो जल्दी से। 1296 से 1316 था। 3 तरह के टैक्स लगाए थे। मलिक काफूर और जफ़र खान इसके मिलिट्री कमांडर थे। मलिक काफूर ने साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किया था, उसको हम हज़ार दिनारी के नाम से जानते हैं। आमिर खुसरो इनके टाइम पे कोर्ट पोएट थे। तूते हिंद का टाइटल खिलजी ने आमिर खुसरो को दिया था। आमिर खुसरो ने इनको सिकंदर सैनी का दिया था। दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे। एकता सिस्टम को ख़त्म किए थे। सिरी फोर्ट बनाए थे, सिटी ऑफ सिटी बनाए थे। अलाई दरवाज़ा बनाया था जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस होता है। और साथ ही साथ इसने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म्स लाया था। इसने सराय आदिल कपड़ा मार्केट को डेवलप किया था। इसने जो है जो हमारी मार्केट है उनको रेगुलेट करने के लिए इसने किनको अपॉइंट किया था, जल्दी से बताइए। शहनाए मंडी को, क्या? खिलजी। और इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम था जहाँ पे इक्ताज को, इक्ता क्या होता था, पार्ट ऑफ लैंड होता था जो दे दिया जाता था कि भाई तुम फोर्स मैनेज करो, इससे रेवेन्यू निकालो और सर्टेन पार्ट हमको दे देना। मुक्ति उनको बोलते थे जो इक्तादार होते थे, जो इक्ता मैनेज करते थे, इक्ता होल्ड करते थे। इल्तुतमिश लाया था, खिलजी ख़त्म किए थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। उसमें उसने बोला था कि एमबीटी पगलैट था। क्यों पगलैट था? क्योंकि उसने बहुत ही नोबल मैंस को, जैसे कि वाइन डिस्टिलर, जो हमारे 2 गार्डनर्स लाधा और पीरा, इन सब को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर रखा था। इसलिए हमारे एक मिनहाज सिराज करके था क्रॉनिकलर, यानी कि एक हिस्टोरियन, जिसको हिस्टोरियंस को तारीख बोलते थे हम।
इल्तुतमिश के टाइम पे उसने बोला था कि रज़िया वॉज मोर एबल दैन दी हर मेल ब्रदर्स, मतलब जो उसके मतलब इल्तुतमिश के बेटों से ज़्यादा एबल थी रज़िया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने 1236 से लेकर 40 तक रूल किया। और उसमें किसने लिखा था? मिनाज सिराज ने। किस बुक में लिखा था ये आपको बताना है। आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तबाकात नसीरे में, बिल्कुल सही है, तबाकात नसीरे में लिखा था। सर मंत्र पढ़ भैया आराम आराम से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? गलत कौन सा है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ ऑल है। सर गलत है ये, बस हो गया, ठीक है। लेकिन हम तुमसे क्या बोले थे? अंधा तुक्का नहीं मारना है, पहले पढ़ लो। आर्टिकल 54 में यही लिखा हुआ है, ऑल जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो सारा प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। 54 में यही लिखा हुआ है आपका, सॉरी 53, क्या बोल रहा हूँ, 52 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में ये लिखा हुआ है आपका। और आर्टिकल 77 में क्या लिखा हुआ है कि जितना भी बिजनेस है वो कंडक्ट होगा किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके ठीक है, ठीक है, पूरी तरह से तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन अब बताते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। कारण उसका ये है, बताएंगे अभी आपको, क्योंकि ये कल बताए थे, कल सेम चीज़ हम पढ़े हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा। कौन सा आर्टिकल लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करता है? 79 बात करता है आपका पार्लियामेंट की, 78 बात करेगा आपकी पार्लियामेंट की, 79 बात करेगा आपका राज्यसभा की, और 80 किसकी बात करेगा? सॉरी एक सेकेंड, 79 बात करेगा पार्लियामेंट की, 80 बात करेगा राज्यसभा की, और 81 बात करेगा इसकी लोकसभा की। तो इसका जो आर्टिकल नंबर 75 है अनुच्छेद 75, उसका क्लॉज 1 और उसका सब क्लॉज ए, इसको ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट से, और इसमें यह लिखा गया था कि मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 15% से एक्सीड नहीं हो सकती है। 15% किसका? लोअर हाउस का। सेम केस स्टेट लेजिस्लेचर के केस में 15% लेजिस्लेटिव असेंबली का। दिल्ली के केस में 10% है। दिल्ली से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है? 69th अमेंडमेंट है। आर्टिकल कौन से हैं? 239AA एंड 239AB। The President of India is bound to act as per the advice tendered by the Council of Minister. This is also correct. अब है क्या, इसमें भी कुछ लोगों को शक होगा। क्यों शक होगा? कि सर प्रेसिडेंट तो एडवाइस लौटा सकता है ना, आप ही ने तो पढ़ाया था कि पहले बाउंडेड होता था, बट जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, जिसको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसके थ्रू ये चीज़ था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस को वापस नहीं कर सकता। 42nd अमेंडमेंट ने ये बोला था। 44th ने क्या बोला 1978 ने? कि वो एक बार तो एडवाइस को लौटा सकता है, लेकिन जो रिकन्सिडर्ड एडवाइस मिलेगी उसको, दैट इज़ बाइंडिंग। तो घुमा फिरा के इट इज़ बाइंडिंग। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं आर्टिकल रिपीट नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो मेरी ठीक है आते उधल जाएंगी अब, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अटॉर्नी जनरल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। रोज़ बताता हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं दिमाग ख़राब हो गया अटॉर्नी जनरल के बारे में बता के, ठीक है। तो एक उसमें हमने ये पढ़ा था क्वालिफिकेशन कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एडवोकेट के लिए एडवोकेट जनरल जो आर्टिकल 165 में होता है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और एडवोकेट जनरल होता है आर्टिकल 165 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो उसके केस में हाई कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 साल तुम जज रहे हो, कहाँ? हाई कोर्ट में, तो तुम बन जाओगे। या फिर और एंड नहीं, और है 10 साल तुम या तो एडवोकेट रहे हो, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और या फिर तुम प्रेसिडेंट के नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन की नॉलेज रखने वाले, अच्छी नॉलेज रखने वाले बंदे हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला सेम है कि अगर आप 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं तो आप हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ है कि इसमें डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला कोई भी प्रोविज़न नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला यहाँ पे नहीं है? यानी कि ये वाला जो प्रोविज़न है 10 साल वाला एडवोकेट वाला,
तो वो दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे हम दूसरे वाले को गलत नहीं मानेंगे। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, सी है जिसमें 10% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10 साल ये तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो तो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, या फिर 10 साल का किसी भी जुडिशियल एज अ जुडिशियल ऑफिसर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। द एक्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जितने कल क्वेश्चन थे आज भी उतने ही क्वेश्चन है 17। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दिस, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इज। हाँ, इतने में बुढ़ापा आ जाएगा बिल्कुल। टेक अ डीप 5 साल 10 ईयर एडवोकेट, सांस ले लिए सर। सर अब रहने दीजिए, भूख लग रही है बेटा, बस एक क्वेश्चन और फिर जम के खाना। कॉन्ग्रेचुलेशन सर ऑन बुक लॉन्च। कौन है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है भाई? चलो, द एक्ट दैट इज नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, तो कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं? तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था, पृथक निर्वाचन, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ाई थी इसने। एक इंडियन को अलाउ किया था वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए, वो फॉर्चुनेट इंडियन कौन थे जरा बताएंगे? देन इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइस रॉय था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, रॉलेट एक्ट तो यार हमने कल डिस्कस किया ही था। रॉलेट एक्ट जो है, जिसको कि हम अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, कल डिस्कस किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया था? मोंटागी चिलफोर्ड बोलते हैं, उसने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था, लेकिन वो जाना जाता है डायरकी को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोविंसेस में, और सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर के लिए ये जाना जाता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सर रॉलेट है, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये जाना जाता है 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को रिवर्स करने के लिए। इसने प्रोविंसेस से डायरकी हटा के ऑटोनॉमी दे दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो यहीं से ही लिया गया है 1935 के एक्ट से। ठीक है, और इस तरह का कोई एक्ट नहीं था 1912 में जो आया हो। तो ये चीज़ है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे जिनको कि मौका मिला था वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? Sexually transmitted diseases are infections transmitted from infected person to an uninfected person through sexual contact. HIV, that is human immunodeficiency virus. HPV, that is human papilloma virus. और hepatitis B virus is responsible for sexually transmitted disease. तो बात बिल्कुल सही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अगर डिजीज़ फैलती है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। और HIV, HPV, हेपेटाइटिस बी ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं STD के लिए। दोनों ही सही हैं, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1A एंड B आर करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल HIV से क्या होता है? HIV से होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है कि नहीं होता है? एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को करते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है आपकी। और ये जो होता है इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, इसका फुल फॉर्म होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्विकल कैंसर होता है, जो फीमेल्स में जो सर्विक्स होता है तो उसमें कैंसर हो जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं उसको। और काफ़ी न्यूज़ में भी आजकल है, बजट जो पिछला इंतरिम बजट प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें इस बात को मेंशन किया था। और उसके उसी दिन ही जिस दिन मेंशन किया था, पूनम पांडे ने पब्लिसिटी स्टंट खेला था इसी चीज़ को लेके कि पोस्ट करवा दी उन्होंने इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया हैंडल में कि डेथ हो गई है पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से। फिर अगले दिन आके बोलती है नहीं हम तो अवेयरनेस रेस करना चाह रहे थे इस चीज़ को लेके। तो ये है जो इनको कंफ्यूज नहीं करना है। जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं कौन से? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस की वजह से डेवलप होते हैं उनको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो उनको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हमारे पता है 2 तरह के होते हैं, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो जिनका जीन से कोई लेने देना है उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर ही क्यों बोलते हैं जिनका जीन से लेना देना है?
जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का। और मेंडेलियन किसके नाम पे पड़ा? ये जोहान ग्रेगर मेंडल जी के नाम पड़ा, जोहान ग्रेगर मेंडल। इन्होंने ही इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से मतलब जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है। इन्होंने ही जो पी प्लांट होता है, जिसको पी प्लांट को पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम होता है, उसमें इन्होंने जेनेटिक्स का पूरा सब कुछ डिस्कवरी किया था। इन्होंने ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्या दिया था इन्होंने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था जोहान ग्रेगर मेंडल ने। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं जिनका लेना देना जीन से है। जीन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ जीन, इन अ सिंगल जीन, चाहे वो जीन सेक्स क्रोमोजोम का हो या ऑटोजोमल क्रोमोजोम का हो। अब क्रोमोजोम की अगर बात करें तो टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 क्रोमोजोम इस तरह से होते हैं कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। उसमें से 22 जो होते हैं, जो 22 होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब है जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और एक जो होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर एक्स एक्स है और एक्स वाई है, ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक्स एक्स है तो उसको बोलते हैं हम लोग फीमेल, ठीक है। और अगर एक्स वाई है तो उसको बोलते हैं मेल, ठीक है। तो मेल बच्चा हो गया, फीमेल बच्चा होगा जब सेक्स होता है, तो वो डिपेंड करता है मेल पे, ना कि फीमेल पे, क्योंकि फीमेल से तो एक्स ही क्रोमोसोम आएगा। अगर मेल से एक्स आ गया तो वो बेटी होगी, और अगर वाई आ गया तो बेटा होगा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया, ये सब। और बाकी जो क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। डाउन हो गया, टर्नर हो गया, नीलेफेल्टर हो गया, नीलेफेल्टर हो गया। अब डाउन क्या है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम से इन्वॉल्व नहीं है। देखिए सर, ये जीन से इन्वॉल्व है, ये क्रोमोसोम से इन्वॉल्व है। क्रोमोसोम में भी ये 6 क्रोमोसोम से इन्वॉल्व है, ये सेक्स से नहीं, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको डाउन क्रोमोसोम बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। फीमेल में जब दो एक्स होते हैं फीमेल में, एक एक्स जब मिसिंग हो, फीमेल विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, तो उसको टर्नर बोलते हैं। नीलेफेल्टर सिर्फ मेल में होता है, मेल विद 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो बोलते हैं। तो टर्नर में क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी नोट्स जो बाकी लेक्चर्स के हैं वो मैं आपके डलवा दूंगा, जैसे ही मुझे मिलते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। एंड नहीं पसंद ये टॉपिक, पढ़ना पड़ेगा फिर भी, ठीक है, क्योंकि आपकी पसंद से नहीं पूछेगा वो। विकास DPSFA मिनट, थैंक यू रूपाई जयंता। सांस लेते रहो गाइस। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आदित्य कहाँ जा रहे हो भाई? हैं? अमेज़ॉन पर नहीं है, बुक स्टॉल पर अवेलेबल करवा दीजिए, 1 हफ्ते बाद होगी। अगर आप बुक स्टॉल पे करवा देते ना, तो जो अमेज़ॉन पे कल 5-10 मिनट में खाली हुई थी, वो 5 मिनट में खाली हो जाती वो, ठीक है। अवार्ड अंशुमन। क्या शर्मा जी बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है? Fe2O3 से O हट रहा है, O हट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिडक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट होगा, ठीक है। चलो 25 क्वेश्चन ले लो सर प्लीज़। रंजीत जी बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन के लिए। क्या कहना है आप लोगों का, बाकी लोगों का? 25 क्वेश्चन और कितने होने चाहिए, मतलब कंप्यूटर की क्लास
आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है, ठीक है। सार्थक राठौर वो यूएस से बोरो किए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। नहीं सर इतना ही ठीक है, 25, 25, ठीक है, 20, 25, ओके ठीक है। तो आगे से तो ठीक है 20 बोल रहे हैं, तो 20 आदित्य बेटा बहुत मार खाओगे हैं। गर्दन तोड़ो कार्यक्रम, थैंक यू अर्नब याद दिलाने के लिए। गर्दन तोड़ो कार्यक्रम तो आज बीच में किया ही नहीं। सब 50 क्वेश्चन लाइए, हमको और कोई काम नहीं है। अच्छा तो तुम्हें काम नहीं है तो हमें तो काम है। सर हमसे इतने ही नहीं झेले जाते हैं, इतना ही ठीक है। बता देना बाकी, ठीक है। 1.5 आवर्स में जितने हो पाए उतने ठीक है। बाकी तो यार मैं इतना करवा देता हूँ, आपको पता है कि एन मतलब कितनी ही चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं नहीं, और कितनी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं 1.5 घंटे में, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, कितनी चीज़ें हम करते हैं। मैं 1.5 घंटा हम लोगों ने क्लास किया, 1.5 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन भी आराम से करवा सकते, 50, 60, 70, ठीक है। लेकिन आपको पता है 17 क्वेश्चन में ही वो हम लोगों ने आराम से सारी चीज़ें कर ली हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। एंड क्या भैया दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया कहाँ पे? एक सेकंड रुको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा सॉरी दोनों ऑक्साइडाइज है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए बेकार के कमेंट में जेन्युइन डाउट्स रह जाते हैं। क्या डाउट है आपका भावना जी? क्यों सर का फेस देखना है, तुम व्रत रखे हो क्या सर के लिए? सर आपने बुक ज़्यादा क्यों नहीं प्रिंट करवाई थी? क्योंकि इतना मतलब करवाई तो थी यार, लेकिन इतना यकीन नहीं था ना कि इतना ज़्यादा एकदम से हो जाएगा, तो अब ज़्यादा ही करवाएंगे आप इस बार। क्वेश्चन में डाइवर्सिटी लाओ, अच्छा ज़रा बताना तो शुभम बेटा कि दो कौन से क्वेश्चन सेम थे, कौन से आज के लेक्चर में ऐसा तुम्हें लगा कि 2 क्वेश्चन सेम नेचर के थे, डाइवर्सिटी नहीं थी? वैसे मतलब कुछ तो लगा होगा। पॉलिटी से भी था, ज्योग्राफी से दवाई भी था, एनवायरनमेंट से भी था, साइंस से भी इनफ क्वेश्चंस थे। अब तुम शायद ये बोल रहे हो कि स्टैटिक से लाओ ना, वो आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है क्या कहाँ से कितने क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। आपकी रिकमेंडेशन बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हैं, लेकिन आज निब्बा निब्बियों का फेस्टिवल, अच्छा एक थैंक यू। अब ऐसे ही सब फर्जी के कमेंट आ रहे हैं, अब मिलते हैं अगले सैटरडे को, ठीक है, थैंक यू। भोजपुरी में 2 लाइन हो जाए, भोजपुरी नहीं आती भाई हमें। फायर बॉन्ड वो आ जाएगा आपके पास बुक, बाकी मैंने नंबर बीच में क्लास में शेयर किया था। थैंक यू।